जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 ही पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्त। तो बच्चों वर्त को पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, प्रश्नावली को शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले सारा जो भी उसका बेसिक वो पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। बच्चों जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों हमने कम से कम हमें 5-7 दिन हो गए जो हमने क्लास नहीं बनाई है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं बना पाया। तो आज से हम क्लास रेगुलर बनाएंगे, तो आप रेगुलर बने रहे यूट्यूब पे और आप क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो क्लास की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए हमारी प्रश्नावली 10 की क्या है, वर्त। वर्त मतलब सर्किल। सर्किल के बारे में जानकारी लेनी है हमें कि वर्त किसे कहते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल बात ये होती है कि हमें वर्त की परिभाषा पता होना चाहिए कि वर्त होता क्या है। तो देखो आप जानते हो कि सर्किल तो आप सभी जानते ही हो। वर्त ये वर्त होता है। मान लेते हैं ये इसका क्या है, केंद्र है, और केंद्र से परिधि। अब देखो ये तो होता है वर्त का केंद्र, और जो वर्त की जो चारों तरफ की जो घेरा होता है ना, घेरा, इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। वर्त के चारों ओर का जो घेरा होता है उसे बच्चों बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अब जो वर्त के चारों ओर का जो घेरा है उसे क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं बच्चों। तो ये आपको अच्छे समझ में आएगी परिधि। और जो ये होता है ये वर्त का बच्चों क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या बोलते हैं इसे, केंद्र या केंद्रक। और ये वाले देखो वर्त से लेके, केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। इन सभी की परिभाषा हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन को याद करेंगे। ये होती है त्रिज्या, और त्रिज्या को बच्चों हमेशा आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। दूसरी बात है जो वर्त की जो परिधि होती है ना बच्चों, उसको हम लिखते हैं 2 पाई आर से। ये क्या होती है हमारे पास, 2 पाई आर होती है। दूसरी बात, अब हमें क्या है इसमें बहुत सारे पढ़ने। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा का मतलब वर्त किसे कहते हैं। तो देखिए वर्त, या फिर हम बोल सकते हैं सर्किल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। तो वर्त की परिभाषा क्या होती है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी, ध्यान से देखना, किसी निश्चित बिंदु, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को सर्किल क्या कहते हैं बच्चों, सर्किल कहते हैं। बिंदुओं के पथ को सर्किल कहते हैं। ठीक, ये तो इसकी नॉर्मल क्या होगी, डेफिनेशन होगी, मतलब परिभाषा होगी। अब बच्चों ये होता है कि सबसे पहले हम बेसिक नहीं बता रहे, कोई पूछ ही ले आपसे कि बताइए वर्त की परिभाषा क्या होती है, वर्त होता क्या है। तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। अब देखो हमारी ये निश्चित दूरी होगी, यहां से यहां तक आपने क्या कर ली, निश्चित दूरी कर ली कि मान लो जैसे मान लो आपने 3 सेंटीमीटर ले ली है। कितनी ले ली है, 3 सेंटीमीटर आपने निश्चित कर ली। अब जो बच्चों ये बिंदु है, जो हमारा वर्त होता है, ये बिंदुओं से मिला करते हैं। यहाँ हजारों बिंदु, करोड़ों बिंदु, अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ जो कितने भी बिंदु हो सकते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिलता है, एक वर्त मिलता है। क्या बनता है बच्चों, एक वर्त मिलता है। तो आप ये समझ गए ना कि वर्त किसे कहते हैं, समझे कि नहीं समझे। देखो क्या बोला मैंने, बिंदुओं के बिंदु पथ को, देखो कितने हजारों करोड़ों बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है, हमारा वर्त बनता है। क्या बनता है, वर्त बनता है। तो आपको अच्छे समझ में आया कि वर्त किसे कहते हैं, किसी निश्चित दूरी, मतलब किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगी और याद रहेगी। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है
कि बिंदु कितने किस पे वर्त होते हैं। देखिए हमारी जो परिधि है ये कितने बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, वर्त बनता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों क्या, वर्त पढ़ा। अब वर्त में क्या आता है, हमें वर्त में हमारी परिधि आती है, परिधि के बाद में क्या आती है, त्रिज्या आती है, व्यास आती है, स्पर्श रेखाएं आते हैं, और क्या आता है हमारे पास, जो भी और बाकी होगा वो हम सब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्त की डेफिनेशन आप समझे। उसके बाद में आती है बच्चों क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब वर्त की त्रिज्या क्या होती है तो वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वर्त की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या सॉरी क्या पढ़ेंगे, वर्त की त्रिज्या। तो आप पढ़ोगे सर्किल रेडियस, क्या है इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस बोलते हैं। तो हम रेडियस के बारे में, त्रिज्या के बारे में जानकारी लेंगे। त्रिज्या किसे कहते हैं, बिल्कुल ही आसान डेफिनेशन है, मैंने अभी आपको बताया है। वर्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं। क्या लिखेंगे, यहां से मैं लिखता हूं, वर्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या को हमेशा किससे लिखते हैं, तो त्रिज्या हमेशा बच्चों आर से लिखी जाती है। क्या लिखती है, जिसे आर से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, आर से निरूपित करते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ये हमारा केंद्र हो गया, ये परिधि होगी, केंद्र से लेके परिधि की तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या के बाद में आता है बच्चों व्यास। व्यास किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे हम। तो ये देखो, अब इसको मैं एक सरल भाषा में बता देता हूं। वर्त के केंद्र से लेके वर्त के परिधि तक सीमित बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखो वर्त के केंद्र से होकर जाने वाली वर्त की परिधि तक के बिंदु को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो वो व्यास हमेशा वर्त के केंद्र से होकर जाता है बच्चों, ये वाला। और ये कहां तक ही जाता है, परिधि पे स्थित दो बिंदु क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं। तो व्यास की डेफिनेशन देखना, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली परिभाषा लिखते हैं। तो आपने लिखा, धीरे धीरे हम एक एक परिभाषा फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये परिभाषा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये परिभाषा इसलिए बता रहा हूं क्या कि आपकी 10.1 की प्रश्न आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप अपने आप ही इन क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो देखिए आप, उसके बाद में आता है हमारे त्रिज्या के बाद में आता है व्यास। क्या आता है, व्यास आता है बच्चों। और व्यास को इंग्लिश में डिमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिमीटर, DIAMATER, डिमीटर मतलब व्यास होता है। अब व्यास के क्या होता है, तो देखो व्यास को हम क्या बोलते हैं, वर्त की एक ऐसी रेखा है, वर्त की एक ऐसी रेखा है जो वर्त के केंद्र से होकर उसके अंतःबिंदु या आंतरिक बिंदुओं पे स्थित होती है। क्या होती है, वर्त की एक रेखा है जो वर्त के केंद्र से होके उसके परिधि के अंतःबिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास। इसको शॉर्टकट में जैसे, वर्त की एक रेखा है जो वर्त के केंद्र से होकर परिधि के दो बिंदुओं तक की दूरी होती है, या हम लिख सकते हैं अंतःबिंदु तक की दूरी। क्या लिख सकते हैं, अंतःबिंदु या फिर अंतःबिंदु
तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारी व्यास कहलाती है। जैसे समझे, ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारे पास दो बिंदु है परिधि पे, तो वृत्त के केंद्र से जाके और वृत्त की जो परिधि है वहां तक की जो दूरी कहलाती है ना उन बिंदुओं की, जैसे मैंने ए दे दिया, इसे बी, ये ओ हो गया, तो ए और बी तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारी व्यास कहलाती है। और व्यास हमेशा बच्चों त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि केंद्र से लेके और यहां तक परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो याद रखना व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। अगर व्यास अगर त्रिज्या का दुगना होता है, क्या होता है? व्यास अगर त्रिज्या का दुगना होता है तो त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखना त्रिज्या हमेशा बच्चों व्यास की आधी होती है। क्या लिखेंगे हमें? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। क्या होती है? आधी। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यह आपको समझ में आया कि व्यास किसे कहते हैं, डिमीटर किसे कहते हैं? वृत्त की एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की परिधि तक सीमित होते हैं बिंदु। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं तक की दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। शॉर्ट में यही परिभाषा है इसकी। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे वाली परिभाषा जो बची है उनको भी करते हैं। देखो यहां से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, त्रिज्या वाला। नीचे क्या है कि बोर्ड पे जगह नहीं थी तो आपको इधर। तो हमेशा त्रिज्या क्या होती है बच्चों? व्यास की आधी होती है। अब हमने त्रिज्या पढ़ ली। त्रिज्या पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों स्पर्श रेखा क्या होती है। अब स्पर्श रेखा भी पढ़नी पड़ेगी और फिर छेदक रेखा पढ़नी पड़ेगी। तो ये सभी हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब ये तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो मैं मिटा देता हूं। अपने बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना क्लास को, ताकि उनको भी फायदा मिले। अब देखिए हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्पर्श रेखा। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना हमें? स्पर्श रेखा पढ़ना है। तो स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंजेंट लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा क्या होती है सर, ये पूछना चाहोगे? देखो पहले मैं परिभाषा लिखने से पहले आपको वैसे बताता हूं। स्पर्श रेखा जैसे यहां देखिए, एक वृत्त का एक बिंदु है, एक बिंदु, बिंदु से मिलकर तो बना वृत्त। वृत्त के परिधि पे कोई एक बिंदु है, इस वृत्त से मैं इस बिंदु से एक रेखा खींचता हूं, तो ये इस बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है ना बच्चों, वो हमारी क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। और याद रखना एक बिंदु से केवल और केवल क्या खींची जा सकती है? एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब इस वृत्त में तो अनंत बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ? वृत्त में तो क्या होते हैं? अनंत बिंदु होती है। इसका मतलब हम वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? अनंत, अरबों खरबों स्पर्श रेखा खींच सके। अनंत का मतलब होता है आप चाहें जितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, क्योंकि अरबों से ही मिलकर हमारा वर्त बना होता है। अब वर्त तो यहाँ पे इतना, आप वर्त कितना भी बड़ा बना सकते हैं, इसका मतलब बिंदु भी तो बहुत सारे होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की नॉर्मल किसी वर्त के एक बिंदु से क्या लिखेंगे? किसी वर्त के एक बिंदु, किसी वर्त के एक बिंदु से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, या टेंजेंट रेखा कहलाती है, लाइन कहलाती है। अब देखो यहां से अगर शॉर्ट लिखना, अब आपको एक बात है, देखिए केवल एक बिंदु से स्पर्श रेखा, एक बिंदु से केवल एक ही खींची जा सकती है। तो आप लिखोगे एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्त पर
अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैंने ये आपके 10.1 की पर्सनल में है, ये जो मैंने जो 10.1 पर्सनल पढ़ेंगे ना वो सारा आपको अभी मैं पढ़ा दूंगा। बेसिक पर्सनल को शुरू करने जैसे मैं पर्सनल पढ़ाऊंगा तो आप ऐसे चुटकी में आंसर दे देंगे कि हाँ सर इसका ये होगा। तो आप क्या कहा मैंने कि एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और स्पर्श रेखा वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मैंने बोला अनंत खींची जा सकती है, क्योंकि वर्त में बिंदु भी तो अनंत होते हैं ना। ऐसी स्पर्श रेखा चाहे जितनी खींच लो, ये अनंत बिंदु है, बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखा खींचोगे। कभी भी स्पर्श रेखा दो बिंदुओं से नहीं खींची जा सकती है, केवल एक बिंदु से। जैसे ये मानो एक बिंदु है, इसे आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर दूसरी स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये तो क्रॉस कर जाएंगी, और क्रॉसिंग क्या नहीं होती है, स्पर्श रेखा कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, क्रॉसिंग नहीं करती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है, खींची जा सकती है ना। तो ये वाला, अब देखो ये वाला आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम छेदक रेखा। क्या पढ़ेंगे बच्चों, छेदक रेखा क्या होती है। तो छेदक रेखा के बारे में तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखो किस रेखा के बारे में पढ़ेंगे, छेदक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते जाइए आप छेदक रेखा क्या होती है। ये वाला मिटा देता हूं मैं, क्या दिक्कत है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना। अब छेदक रेखा क्या होती है, तो सबसे पहले हम छेदक रेखा की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो भी करना हमें वो करना है। छेदक रेखा, छेदक रेखा का नाम सुनते ही आप इसके नाम से परिभाषा होती है। छेदक मतलब छेद करने वाली, छेदक का मतलब वर्त को छेद दो बिंदुओं पे। अब इसकी बात याद रखना, छेदक रेखा हमेशा दो बिंदुओं पे खींची जाती है। वर्त के दो बिंदुओं से खींची गई रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा की नॉर्मल परिभाषा, वर्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। क्या लिखेंगे, वर्त के दो बिंदु, वर्त के दो बिंदु, वर्त के दो बिंदुओं पर, वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं पे, ऐसे लिखेंगे। सॉरी एक बार थोड़ा फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्त के किन्हीं दो अलग अलग, क्या लिखोगे, अलग अलग बिंदु, अलग अलग बिंदुओं, क्या लिखेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अब देखो छेदक रेखा कहलाती है, अब छेदक रेखा क्या होती है ये भी हमें जानना। देखो जैसे मैंने ये वर्त के दो बिंदु है, अलग अलग बिंदु है, इनको क्रॉस करके जा रही, देखो बिंदु ये वाली, तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ये जो क्रॉसिंग करके जा रही है ये हमारी कहलाती है छेदक रेखा। और छेदक रेखा को दूसरा हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये वाला छेदक रेखा ना, इसको आगे जैसे आप पढ़ोगे ना 12 की प्रश्न है उसमें छेदक रेखा होती है, तो ये हमारा क्या होता है, लघु वर्तखंड होता है ना, इसे वर्तखंड भी बोलते हैं, जीवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। इस जो ये वाली हमारी क्या कहलाती है, जीवा भी कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्त की जीवा, जीवा भी कहलाती है। तो आप ये समझोगे कि जब छेदक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी छेदक रेखा कहलाती है। नॉर्मल परिभाषा है, ये तो आप याद कर लोगे। और इस छेदक रेखा से जो भाग बनता है उसे हम जीवा भी कहते हैं, और इसे लघु वर्तखंड भी कहते हैं, लघु वर्तखंड। ये भी हम पढ़े हैं, आपने, मैंने पढ़ा दिया है इस प्रश्नावली में आपको। 12 की वर्तों के संबंधी क्षेत्रफल में आपने पढ़ा है कि इसे क्या बोलते हैं, हम वर्तखंड भी बोलते हैं, जीवा भी बोलते हैं। और दूसरी बात है छेदक रेखा से बनने वाला है, ठीक है। तो अब छेदक रेखा, अब छेदक रेखा के बाद में आती है बच्चों स्पर्श बिंदु। क्या आती है, स्पर्श बिंदु। ये भी तो पढ़ना आपको, सर स्पर्श बिंदु क्या होता है। ये भी हमारे 10.1 की प्रश्न दे रखा है। स्पर्श बिंदु देखिए एक बार के लिए मैं मिटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहां से मैं एक बिंदु है, ठीक है, और यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु से खींच दी। क्या, अब देखो इस स्पर्श रेखा को मैंने इस केंद्र को क्या कर दिया, इस पे एक लंब डाल दिया, मिला दिया। अब देखो आप यहां से आप देख रहे हो वर्त के केंद्र से
वर्त के किसी बिंदु या स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु। देखिए आप जैसे पढ़ो स्पर्श रेखा और वर्त के उपनिष्ठ बिंदु, स्पर्श रेखा और ये वर्त का कोई बिंदु है, उपनिष्ठ है क्या, तो अब क्या लिखोगे, देखो मैं लिखता हूं स्पर्श रेखा, क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ, वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु, वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई भी वर्त का उभयनिष्ठ बिंदु ले लो और उससे स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु की जो दूरी होती है वो मतलब वो बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे आपने यहां भी कोई एक और ले लेता हूं मैं, ऐसे आप स्पर्श खींची, तो ये तो वर्त का उभयनिष्ठ बिंदु है ना, इस किसका, इस स्पर्श रेखा का और वर्त का, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, क्योंकि स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु से खींची जाती है। इसका मतलब स्पर्श रेखा जब एक ही बिंदु से खींची जाती है तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु भी तो एक ही हुआ, और वो भी वर्त का भी बिंदु एक ही हुआ, क्योंकि वर्त के भी एक ही बिंदु से खींची जा सकती है, वैसे तो बिंदु अनंत होते हैं वर्त पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से खींची गई रेखा, उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु सॉरी उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है हमारा, स्पर्श रेखा कहलाता है। तो ये आप अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, आपकी दिक्कत का पहला ही सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे अगली क्लास शुरू करेंगे तो उससे पहले आपकी जो दिक्कतें हैं उन्हीं का सॉल्यूशन किया जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मजा भी फिर आएगा आगे पढ़ाने का, कि भाई बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत ही नहीं है, और दिक्कत नहीं होगी ना बच्चों। और जब आप ज्यादा से ज्यादा पूछोगे तो गुरुजी को पढ़ाने में मजा आएगा, कि हाँ बच्चों को भाई पढ़ने में रुचि है, और जितनी आपकी रुचि रहेगी उतने आपके नंबर आएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100 में से 100 नंबर भी आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना डेली है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। ये नहीं है कि बस पढ़ना नहीं है। आजकल बच्चों वैल्यू सिर्फ मार्कशीट की रह गई है, पढ़ाई की आजकल देखते हो आप। आजकल मेरे जब भी हमारा एडमिट कार्ड भी आता है, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, 12वीं के बाद में तैयारी करो, तो एडमिट कार्ड भी आजकल बच्चों परसेंटेज बेस पे आ गया। तो साथ में परसेंटेज भी होनी चाहिए और साथ में आपको बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए, बेसिक के साथ साथ आपकी मैथ भी मजबूत होनी चाहिए। आजकल हर एक कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करोगे ना आप, तो आपको मैथ तो हर जगह परेशान करेगी। तो मैथ आती कहां से, आपकी 10वीं से आपकी जहां शुरू 12वीं तक की जितनी मैथ वही आती है, आगे थोड़ी अलग से बनती है। यहां तक तो 12वीं तक आप मैथ पढ़ोगे ना वही आएगी, और अगर वो आपने कंटेस्ट तैयार कर लेना तो ये गारंटी आप पहले ही तैयारी में आसानी से जॉब में लग जाओगे और कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो आपको ये याद रखना है, ये नॉर्मल बातें हैं, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे आपकी परीक्षा में पूछ लेगा 10वीं में, और दूसरी बात है कि कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो उसमें पूछ सकता है। तो इसका मतलब अभी से याद रखना कि वर्त की जीवा केंद्र ये क्या होते हैं। तो आपको हमने यहां तक पढ़ लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी ना आपको। अब देखो हम नॉर्मल इसकी क्या करेंगे, पहले एक इसकी क्या प्रमेय है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप देखिए प्रमेय देखिए हमारी 10.1। अब तक तो हमने बेसिक पढ़ा है, अब प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय देखिए क्या लिखा है, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वर्त के किसी बिंदु पे ये मान लिया हमने बिंदु ए, इस पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या विलंब होती है। जो स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली जो ये क्या होता है, ये लंब, ये क्या होता है, जैसे ये वाले हमारे ओ ए है ना, वो लंब है किस पे बच्चों, इस स्पर्श रेखा पी क्यू पे, किस पे है, पी क्यू के लंब पे, इस पे लंब है, ये लंब है, ये हमें प्रूफ करके लाना, सिद्ध करना है। तो इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल ही आसान प्रमेय है, बस आप बोर्ड पे ध्यान रखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे कि आपको क्या दिया गया, दिया सबसे पहले लिखना बच्चों, क्या कि अगले कॉपी भी चेक रखना एग्जाम में, तो उसको भी ऐसा लगेगा वास्तव बच्चे को आता है तभी उसने लिखा है। तो देखो केंद्रक ओ वाला, केंद्रक ओ वाला एक वर्त खींचा, या वर्त दिया है, या लिख देंगे वर्त दिया है, क्योंकि हमें ओ केंद्र वाला एक वर्त दिया है। साथ में आप लिखोगे और क्या लिखोगे, और बिंदु, बिंदु ए से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू खींची। ये आपको है, आपको सिद्ध क्या करना है, मैंने सिद्ध करना अभी आपको बताया है ना, क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि जो वाला जो ओ ए है वो लंब है बच्चों किस पे,
PQ पे। ये आपको प्रूफ करना है। अब पहले आपको क्या करनी है, रचना करनी है। हर एक किस्म में बच्चों जैसे भी हम वर्त है, त्रिभुज है, इनमें हमेशा रचना से ही हमारा काम होता है। तो आपको रचना कर लेता हूं। देखो मैं यहां पे कोई एक बिंदु ले लेता हूं, जैसे मैंने कोई भी बिंदु ले लिया, टी ले लिया। इस टी बिंदु को मैंने बच्चों मिला दिया O से। क्या मिला दिया, O से। अब देखो जहां यहां तक की दूरी आप जानते हो त्रिज्या होती है, इसको मैं दे देता हूं m नाम। क्या दे देता हूं, m नाम दे दिया m। अब देखो एक बात और ध्यान रखना आप, जो वर्त की त्रिज्या होती है ना, वो बच्चों वर्त की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है, सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। एक परिभाषा और होगी कि वर्त के केंद्र से परिधि तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है हमारी बच्चों, त्रिज्या कहलाती है। ये बात भी आप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहां से आप रचना में क्या लिखोगे, क्या अब जो भी किया ना वो लिख दो। आप क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा। क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा PQ पर एक बिंदु T लिया और उसे वर्त के केंद्र O से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। तो जो मिलाया तभी तो हम लिखेंगे मिला दिया है। मिला दिया। अब इसको यहां से मिला दिया। अब देखो ये तो वर्त की त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक OM तक वर्त की त्रिज्या है, और ये बाहर वाला कोई एक बिंदु है, ये दूरी वर्त की त्रिज्या से तो अधिक ही है, T बिंदु OT। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, उत्पत्ति या प्रूफ में आप लिख सकते हो कि ये दूरी जो OM है हमारी, इससे तो अधिक की दूरी हमारी कौन सी, OQ है कि नहीं। ये वाली दूरी तो न्यूनतम दूरी होती है त्रिज्या, और ये तो बाहर वाला कोई बिंदु है स्पर्श रेखा पे, तो ये वाला तो अधिक ही हुआ ना। तो आप क्या लिखोगे, दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से चूंकि आपका OA बराबर क्या है, OM। देखो OA बराबर OM के क्यों, तो आप लिखोगे समान, या लिखोगे वर्त की समान त्रिज्या। त्रिज्या समान त्रिज्या है ना, वर्त के केंद्र से परिधि की दूरी सभी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये वर्त से केंद्र तक ही तो है, वर्त से परिधि तक की दूरी दोनों बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर होगी ना, तो अब इसके आगे हल करेंगे। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। ठीक है, आगे देखो अब क्या करते हैं आगे हम, तो ध्यान से देखना बच्चों। आपको देखिए मैं इस वाले को मिटा देता हूं, कहां तक, सिद्ध करने वाले तक, या मैं यहां तक मिटा देता हूं। अब ऊपर ही लिखेंगे हम जो भी लिखना हमें। अब देखो इस OA बराबर OM है, क्या इसमें OM के स्थान पे OA रख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर है इस OM की जगह। तो आप क्या लिख सकते हो, OA इक्वल, नॉट इक्वल नहीं होता है, क्या होता है बच्चों, लेस देन। इसे बोलते हैं लेस देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन। तो ये हमारा ग्रेटर देन का निशान होता है। कौन सा, ग्रेटर देन मतलब बड़ा। ये जिसकी तरफ इसका मुंह रहेगा वो हमारा क्या रहता है, सबसे बड़ा होता है। तो आपने याद किया कि ये देखो OA से बड़ा कौन हमारा, OQ, कि OA तो हमारी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा न्यूनतम दूरी होती है। आप ये लिख सकते हो अतः, आप क्या लिख सकते हो, अतः OA, क्या लिखो, अतः OA सबसे न्यूनतम दूरी है। सबसे न्यूनतम दूरी है क्या, OA हमारी क्या है, OA सबसे वर्त की सबसे न्यूनतम दूरी है। तो आप अतः लिख सकते हो, अतः आप लिख सकते हो अतः। अब जब ये न्यूनतम दूरी है, इसका मतलब ये न्यूनतम दूरी या केंद्र से लेके स्पर्श रेखा तक की होगी। तो यहां से आप लिख सकते हो कि OA लंब है किस पे, हमारे पास PQ की पे। ये तो आपको प्रूव करना था। जब आप ये प्रूव कर दोगे कि ये जो न्यूनतम दूरी हमारी जो त्रिज्या वो न्यूनतम दूरी है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा पे हमारी जो OA है, त्रिज्या लंब है। तो आप लिखोगे इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इति सिद्धम। एक बार अगर इसको ध्यान से आप पढ़ लोगे ना, तो ऐसे चुटकियों में आप, मैं बता रहा हूं कि आप चुटकियों में हल कर दोगे, और आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी कि सर मेरे ये दिक्कत है। तो आपको ये प्रमेय से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे तो यहां तक गए, यहां तक सुन लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हमारी प्रश्नावली है वो कल हम अगली क्लास में बता, अगले वीडियो में आसानी से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये आज हमने बेसिक क्लास बनाई है, तो आपको सभी को अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों पहले बेसिक ही पढ़ना है।
आपको कोई भी टीचर आपको स्कूल में पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बेसिक नहीं आएगा तब तो आप पर्सनाली को पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा। तो बेसिक आपने अच्छे से समझा है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।